हे गाइस, अब सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी इस वीडियो के जो टॉपिक रहने वाले हैं क्विज का, वो है टीचिंग योगा, जो कि यूनिट नंबर 9 है, एंड योग प्रैक्टिकल यानी जो यूनिट नंबर 10 है। इन दोनों के बेसिस पर आज के ये क्विज सेशन बनने वाले हैं। आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है इसके ऊपर भी, लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि मैं हर कोई इसका एलेबोरेशन बनाता हूँ और आप लोगों का भी डिमांड था, तो मैंने इसका भी एलेबोरेशन वीडियो बनाया। चाहे जल्दी से इसका एलेबोरेशन वीडियो देख लीजिए, और कहीं पर भी अगर फिर भी कुछ डाउट रहे तो मेरे से पूछना, बिल्कुल भी मैं बता दूंगा। अगर कोई टॉपिक रिलेटेड डाउट रहे तो वो टॉपिक भी बता देना, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा रिसेंट। क्योंकि अभी जो है रास आवर्स चल रहा है हमारा, तो अभी कुछ ही दिनों के बाद आपकी एग्ज़ाम्स है, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, समझ लो 10-12 दिन। इसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो उस हिसाब से तैयारी भी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। चलो, और अगर रेगुलर बेसिस पर आप फिर भी अभी भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्विज से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर क्विज ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कि आप लोग एग्जाम है 18 जून, जो क्विज चलने वाले हैं 16 जून। 16 जून जो है लास्ट क्विज होने वाला है, उसके बाद क्विज बंद हो जाएगा। 15 तक चलने वाला है। 16-17 आपका खुद का टाइम है, आप अपने हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हो। वो 2 दिन आपके रेस्ट करना है, आपको कुछ रिवीजन करना है, तो वो आपके हिसाब से होगा। बाकी उसके पहले वाले जो सेक्शन है वो आप हमारे साथ कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखता है कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ यूनिट 9 यूनिट 10 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में करिए। आसान होता है समझना क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन को समझना बस आसान होता है। आप लोग सोच रहे हो सर इंग्लिश में करूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। आसान लगेगा बस समझने के लिए, क्योंकि हिंदी में ना कई बार ये लोग शुद्ध हिंदी यूज़ कर देते हैं, जो समझना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर वो सारे हिंदी टर्म यूज़ करते ही नहीं है, हम रेगुलर बेसिस पे ये सारे इंग्लिश टर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में इसको समझना आसान होता है हिंदी के तरीके, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस पूछा गया है। कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या है? इज इट मॉनिटरिंग, इज इट कंट्रोलिंग, इज इट फोकसिंग, इज इट बोथ ए एंड बी? तो ये जो कॉन्शियसनेस का फंक्शन बताया गया है यूनिट नंबर 9 पर पढ़ाते हुए, सबसे पहले ये टॉपिक आता है 9 यूनिट नंबर 9 पे, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ाते हैं, उसका फंक्शन पढ़ाते हैं। तो फंक्शन को बताते हुए बताया गया है कि कॉन्शियसनेस का जो फंक्शन है वो है मॉनिटरिंग करना, और वो जो है कंट्रोलिंग करना। ये दोनों जो है कॉन्शियसनेस का फंक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फोकसिंग जो है ये कॉन्शियसनेस का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी बोथ ए एंड बी जहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से योगी कौन सा योग के भ्रांत धारणा है, कौन सा योग के भ्रांत धारणा नहीं है पूछा है। देखो नहीं है, क्वेश्चन को नहीं वर्ड अगर लगा हुआ है तो अच्छे तरीके से पढ़ना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? सबसे पहले क्या बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है कि योग इज अ मेडिकल प्रोसेस। योग इज अ मेडिकल प्रोसेस, ये जो है ये बिल्कुल एक भ्रांत धारणा है। योग कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं है सीधा सीधा भाई, कि जाओ अब आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपने दवाई खा लिया, आपका प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगा 2-3 दिन में। योग कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं है आप जाओ प्रॉब्लम हो गया तो आप आए, प्रॉब्लम खत्म हो गया आप बंद कर दे। योग एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जो कि आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पर अगर करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, रोग आएगा ही नहीं आपके शरीर में। ऐसा नहीं है, कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं है, इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन योग कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं है। ये अगर बहुत सारे लोग अभी यही समझते हैं, इसलिए इतना जो हॉस्पिटल में थेरेपी वगैरह चलता है ना, लोग समझते हैं कि हम जाएंगे 2 दिन करेंगे ठीक हो जाएगा, उसके बाद चलो टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन अगर पूरे टाइम तक वो करेंगे तो वो प्रॉब्लम कम होते 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 एक टाइम तक वो क्योर हो जाता है। तो इसलिए योग को अगर मेडिकल प्रोसेस कोई समझ रहा है तो वो गलत धारणा है, वो भ्रांत धारणा है योग का, ठीक है। फिर कह रहे हैं योग इज़ ओनली अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस। योग जो है वो एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस है भाई। योग फिलोसॉफी ज़रूर है लेकिन ओनली नहीं है। योग एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस सिर्फ नहीं है, योग में और भी कई सारे दिख होते हैं। योग में जैसे फिलोसॉफी एक पार्ट है, वैसे ही योग में जो है मेडिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस जिसको हम कहते हैं, IUIT जिसको कहा जाता है, ये सारे टेक्निक योग में होते हैं। तो योग सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसॉफी नहीं है, यानी ये भी भ्रांत धारणा है। सी नंबर पे क्या कह रहे हैं? योग इज ओनली अ फिजिकल प्रैक्टिसेस। नहीं, योग सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिसेस से भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि होते हैं ना धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं। प्रत्याहार करना, ये सब फिजिकल प्रैक्टिसेस है। चलो आसन को मान लिया फिजिकल है, बाकी सारे जो है वो सब फिजिकल हैं क्या? मन के लिए कोई प्रैक्टिसेस होता नहीं है योग में? प्राणायाम करते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, आप लोग मेडिटेशन करते हो, या फिजिकल प्रैक्टिस है मेडिटेशन करना?
बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? योग सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस से घिरे हुए नहीं है। जो काउंसलिंग टेक्निक होते हैं, कई सारे आप मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए हम कई सारे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, वो सारे फिजिकल टेक्निक जरूर वो सारे फिजिकल टेक्निक थोड़ी होते हैं सब, ठीक है। तो योग जो है ये सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिसेस नहीं है, यानी ये भी गलत। तो क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो योग के भ्रांत धारणा नहीं है। सारे के सारे योग के भ्रांत धारणाएं हैं। जो तीनों आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये तीनों के तीनों ही योग के भ्रांत धारणा में आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी यहाँ पर कुछ टीचिंग के कंपोनेंट्स बताया हुआ है, उसको अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक टीचिंग मेथड्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, यानी टीचिंग मेथड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस में जैसी दी हुई है उस बुक को रेफरेंस मानते हुए आपको अरेंज करना है। तो बुक में जो दिया हुआ है, सबसे पहले आता है टीचर, ठीक है। सबसे पहले आता है टीचर। अब देखो टीचर कहाँ है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जी स्टूडेंट। उसके बाद आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर के बाद स्टूडेंट कहाँ है? यहाँ पर है। टीचर के बाद स्टूडेंट यहाँ पे है, यानी ए और सी आप एलिमिनेट कर दो। ए और सी आपका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि टीचर के बाद स्टूडेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं कंटेंट, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या है? फिर आते हैं जी एनवायरनमेंट। कंटेंट के बाद बुक में जो बताया गया है वो है एनवायरनमेंट, यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट नहीं है, टीचिंग आ गया। एनवायरनमेंट है, उसके बाद टीचिंग आते हैं, उसके बाद लर्निंग को बताया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है इसी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इज़ नॉट इफेक्टिव टीचिंग मेथड। यहाँ पर जो चारों फैक्टर बताए हुए हैं, चारों में से ऐसे फैक्टर को आइडेंटिफाई करो जो आपके टीचिंग मेथड को इफेक्ट नहीं करेगा, जो आपके टीचिंग मेथड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा फैक्टर कौन सा होगा? कंटेंट बिल्कुल इफेक्ट करेगा। अगर आप कंटेंट गलत लेके आ गए क्लास में तो पढ़ाओगे क्या, दिखाओगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्विज का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अगर मैं क्विज को ना लाकर अगर मैं कुछ और लेके आता, आपको स्क्रीन कुछ और दिखा रहा होता, जो आप अभी लोग स्क्रीन में मेरे देख रहे हो, स्क्रीन अगर कुछ और दिख रहा होता आप लोगों को, तो क्या वो अब सही होता कंटेंट? वो कंटेंट बिल्कुल सही नहीं होता। तो कंटेंट अगर सही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मैं दिखाऊंगा क्या? ये तो बिल्कुल इफेक्ट कर देगा भाई टीचिंग मेथड को। फैसिलिटी ऑफ क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल मैंने पीपीटी बना के लेके चला गया ऑफलाइन। समझ लो कि जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पीपीटी बना के लेके चला गया, ठीक है। स्टूडेंट्स भी सामने बैठे हुए हैं और क्लासरूम में प्रोजेक्टर जो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा पीपीटी? मैंने तो बना के लेके गया। अब मेरा लैपटॉप या मेरा टैब जो है, मैं जहाँ से मैंने बना के लेके गया, कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, उतने सारे स्टूडेंट्स को बस इतने छोटा सा जो टैब है लैपटॉप स्क्रीन पर देखना पॉसिबल है क्या? सर सारे स्टूडेंट तो देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो इफेक्ट तो जरूर करेगा भाई, मैं पढ़ा दूंगा लेकिन इफेक्ट तो जरूर करेगा मेरे स्टाइल को। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। चाहे स्टूडेंट गरीब हो चाहे स्टूडेंट अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक क्लास में जब स्टूडेंट आते हैं ना, टीचर कभी भी ये नहीं देखता किसके पास पैसे कितने हैं। टीचर हमेशा ये देखते हैं कि किसके पास भूख कितना है, नॉलेज का भूखा कौन है। जो नॉलेज का भूखा होता है ना, टीचर उन्हीं के साथ जाते हैं। जो अच्छे टीचर होते हैं वो उन्हीं के साथ जाते हैं, चाहे पैसे हो या ना हो, टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए किसी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है उससे टीचर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टीचर तो क्लास में पढ़ाने के लिए खुद तैयार होकर आए हैं ना। टीचर कैसे पढ़ाएगा क्लास में आकर, वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, किस तरीके से डेटा प्रेजेंटेशन करेगा, समझाएगा, इसके साथ स्टूडेंट्स का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। यानी यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद टीचर तो खुद है जो इफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर वही आपका पूछा गया है कि कौन नॉट इफेक्ट, कौन इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ई सी जो है वो आपका आंसर इसी के साथ बन जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बन गया है सही आंसर। अब चलो आगे, कह रहे हैं कि योगा मैट जो है उसका साइज क्या है? व्हाट इज एक्चुअल साइज ऑफ अ योगा मैट? योगा मैट का साइज क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन जो है 40 स्क्वायर फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 स्क्वायर फीट जो है ना, वो आपका सीटिंग यानी बैठने के लिए जो जगह आपको चाहिए वो होता है 40 स्क्वायर फीट। जो बैठने के लिए आपको जगह चाहिए, सीटिंग प्लेस, वो 40 स्क्वायर फीट पर स्टूडेंट होना चाहिए योग क्लास में। याद रखना, मैट जो है वो 18 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। योगा मैट जो होता है उसका जो साइज होता है वो 18 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। 6x3 होता है 18 स्क्वायर फीट। और बैठने के लिए, क्योंकि आपको 6x3 आपका ऐसे आपका मैट हो जाता है,
6 × 3, ठीक है। इस साइड जो है ये 3 है और इस साइड ये जो है वो 6 है, ठीक है। और ये जो है वो 3 है। ये हो गया आपका मैट। अब बैठने के लिए आपको इस साइड भी एक एक एक्स्ट्रा चाहिए, एक एक मीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए होता है, और इस साइड में भी एक एक बढ़ा दो, यानी 3 था इसको 5 कर दो, 3 को बढ़ा के, और 6 था इसको 8 कर दो, यानी 8 × 5 जो है वो आपका हो जाएगा 40, यानी 40 स्क्वायर फीट जगह पर स्टूडेंट मिलनी चाहिए बैठने के लिए। 40 स्क्वायर फीट जगह जो है पर स्टूडेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। मैट की लंबाई जो होती है वो 6 होती है, 6 फीट, एंड यहाँ ये जो साइड में होती है वो 3 फीट होती है, यानी जो है 6 × 3 मतलब 18 स्क्वायर फीट जो है मैट का होता है, और 40 स्क्वायर फीट जो है वो स्टूडेंट्स के बैठने के लिए जगह होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन उलट पुलट के पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जा भी चुका है पहले, तो इसको याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अल्फा वेव अराइज इन द ब्रेन, अल्फा वेव को ब्रेन में कब अराइज देखा जाता है, यानी अल्फा वेव ब्रेन में कब अराइज होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो दिया गया है एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन, फिर कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन, फिर बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ द डीप स्लीप, फिर कह रहा है एट द टाइम ऑफ एक्टिव स्टेट। भाई अगर अल्फा वेव पूछा है ना, तो अल्फा वेव जो है वो मेडिटेशन की बिगिनिंग पर दिखी जाती है। अल्फा वेव जो है वो मेडिटेशन जब बिगिन होती है उसमें दिखा जाता है। इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, इसको ना याद करने का एक सीक्वेंस होता है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, GBATD, यानी ये जो है ये है गामा, ठीक है, ये जो है ये है बीटा, ये जो है ये है अल्फ़ा, ये जो है ये है थीटा, ये है डेल्टा, ठीक है। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, GBATD, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, गामा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। अब ये जो है ना ये सारे एक्टिव में होता है, ये ओवर अराउजल हैं, ये एक्टिव स्टेट में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकसिंग, कोई काम कर रहे हो, ये होता है बीटा, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें होता है आपका अल्फ़ा, जो कि आपको पूछा गया है अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद आते हैं थीटा, यानी मेडिटेशन थोड़ा डीप हो रहा है, मिड ऑफ द मेडिटेशन, एंड ऑफ द मेडिटेशन, उस टाइम पे होता है आपका जो है थीटा स्टेट होता है। और डेल्टा जो है ये डीप स्लीप में होता है, डेल्टा जो है ये डीप स्लीप वाले स्टेट है, डीप स्लीप वाले स्टेट जो है वो डेल्टा में होता है। जब आप सोते हैं ना, डीप स्लीप में होते हैं, तब डेल्टा स्टेट एक्टिव होता है, या तो फिर डीप मेडिटेशन कर रहे हैं तब जाकर डेल्टा एक्टिव होता है, ठीक है। कई बार कई रिसर्च में पाया भी गया है कि मेडिटेशन में जो है डीप मेडिटेशन जब हम करते हैं तो डेल्टा हमारा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि लये शंबोधये चित्वम विक्षिप्तम शमयेत पुनः शकाशायम विजानयेत शम प्राप्तम न चलयेत। दिस चैंटिंग इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ व्हिच मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन की बिगिनिंग पर ये चैंटिंग जो है यूज किया जाता है। ये जो है जिसे हम CM या तो फिर साइक्लिक मेडिटेशन कहते हैं। साइक्लिक मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखना, यूट्यूब में जाकर वीडियो देखना साइक्लिक मेडिटेशन का। ये मेडिटेशन टेक्निक जो है ये डेवलप की गई है एस व्यासा द्वारा, यानी स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, उनके द्वारा ये डेवलप की गई है साइक्लिक मेडिटेशन, जहाँ पर ये जो मंत्र हैं ये चैंट की जाती है, लये शंबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः शकाशायम विजानयेत शम प्राप्तम न चलयेत, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रेक्षा मेडिटेशन जो है इज अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस मेथड ऑफ विच सेक्ट, यानी कौन से संप्रदाय का प्रैक्टिस जो है वो प्रेक्षा मेडिटेशन कौन से संप्रदाय का प्रैक्टिस है। प्रेक्षा जो है ये जैन मेडिटेशन है जी। प्रेक्षा जो होता है ये जैन मेडिटेशन होता है, ठीक है। प्रेक्षा जो है ये जैन मेडिटेशन है, यानी जैन संप्रदाय में प्रेक्षा को प्रैक्टिस किया जाता है। जैन मेडिटेशन में प्रेक्षा को प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट विच सीटिंग अरेंजमेंट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द बुक टीचिंग मेथड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, तो कौन सा टीचिंग प्रैक्टिसेस कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट जो है आप कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए बुक में बताया गया है कि रो एंड कॉलम ये सीटिंग मेथड होनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हैं तो इस बुक में बताया गया है कि आप रो एंड कॉलम में स्टूडेंट को बिठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलो लास्ट प्रश्न पर क्या कह रहे हैं, अप्रोप्रिएट टाइम फॉर गुड लेसन प्लान प्रिपरेशन इज, यानी गुड लेसन प्लान की प्रिपरेशन कब और कहाँ करना चाहिए।
कब करना चाहिए ये पूछा गया। 1 मंथ बिफोर द क्लास, बिल्कुल भी नहीं। तुरंत पहले हो तो सबसे बेहतर है। 1 वीक बिफोर द क्लास, बिल्कुल भी नहीं। 1 डे बिफोर द क्लास, फिर भी नहीं। 1 आवर बिफोर द क्लास, यस। क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान बनाओ, फिर क्लास में जाओ, तब वो सबसे ज़्यादा वाकिबहाल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 आवर बिफोर द क्लास। ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन इतना बताया है कि क्लास में जाने से पहले, तो सबसे कम टाइम जो होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना वहाँ पर, ठीक है। हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।